साथियों नमस्कार। साथियों 23 मार्च को जब भगत सिंह की शहादत पर हमने पहला अपना वीडियो जारी किया था, तो हमने आपसे एक वादा किया था कि 23 अप्रैल तक यानी एक माह तक हम भगत सिंह के बारे में कई महत्वपूर्ण जानकारियां आप तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे। इसी क्रम में ये एक दूसरा वीडियो जारी किया जा रहा है। तो लेकिन हमेशा की तरह एक बार फिर आपसे यह गुजारिश है कि यदि आप चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों मित्रों तक भी इस चैनल के बारे में जानकारी उपलब्ध करवाएं ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच बनाई जा सके। दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने आपको बताया था कि किस तरह से अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ने के लिए चंद्रशेखर आजाद, अशफाक उल्लाह बिस्मिल और तमाम क्रांतिकारियों ने हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन का गठन किया था। 9 अगस्त 1925 को जब लखनऊ में काकोरी ट्रेन डकैती हुई और सरकारी खजाने को लूट लिया गया, तो अंग्रेजों ने धरपकड़ शुरू की और बहुत सारे क्रांतिकारियों को, ज्यादातर एचआरए से जुड़े हुए क्रांतिकारियों को गिरफ्तार कर जेल में ठूस दिया गया। बाद में अशफाक उल्लाह, राजेंद्र राहिड़ी, राम प्रसाद बिस्मिल, इन्हें फांसी पर लटका दिया गया और इस तरह से एचआरए अपना मकसद हासिल करने के पहले ही टूटकर बिखर गया। इसके साथ ही शुरू हुई क्रांतिकारियों में अपने काम करने के तरीके के बारे में नए सिरे से सोचने की, चिंतन और मनन की और आत्मालोचना करने की एक पहल शुरू हुई। राम प्रसाद बिस्मिल और अशफाकुल्लाह जब जेल में थे, तो यदि आप उनके पत्रों को अध्ययन करेंगे तो आप पाएंगे कि वे भी ये मानने लगे थे कि सिर्फ बंदूक और पिस्तौल के दम पर एक ऐसी हुकूमत से नहीं टकराया जा सकता जिसका कि सूरज कभी अस्त ही नहीं होता है। पूरी दुनिया में न जाने कितने मुल्कों को उसने अपना गुलाम बना लिया था। ऐसे में जब तक हिंदुस्तान की आवाम और खास करके यहाँ की जो मेहनत कश आबादी है, मजदूर और किसान है, जब तक ये गोलबंद नहीं होंगे, तब तक अंग्रेजों को इस देश से भगाया नहीं जा सकता है। ये बातें ऐसा नहीं है कि बाद के दौर में भगत सिंह और राजगुरु सुखदेव, भगवती चरण बोहरा जैसे क्रांतिकारियों को समझ में आई। इन बातों को राम प्रसाद बिस्मिल और अशफाक उल्लाह भी समझ सकते थे। इसके लिए आपको उनका, खास करके राम प्रसाद बिस्मिल की यदि आत्मकथा पढ़ेंगे, ये भी छप चुकी हुई है, तो आपको बहुत विस्तार से उन चीजों के बारे में जानकारी मिल सकेगी। बहरहाल, इस वीडियो में हम आपको खास करके हमारा जोर इस बात पर रहेगा कि जिस तरह से क्रांतिकारियों को ये बताया गया, हिंदुस्तान की सरकार के द्वारा भी, अंग्रेज तो ये बताते ही थे कि जो क्रांतिकारी थे वे बंदूक और पिस्तौल के दम पे ही अंग्रेजों को भगाना चाहते थे। अगर कोई एक क्रूर सत्ता जो लोगों की आवाज को कुचलने के लिए किसी भी हद तक जा सकती है, बंदूक और गोली की ही भाषा समझती है, तो उससे लड़ने के लिए क्रांतिकारियों ने हथियार उठाया था। लेकिन वे इसे पसंद नहीं करते थे। यह उनका आखिरी एक तरीका था जिसके लिए वे मजबूर थे ऐसा करने के लिए। लेकिन वे ये जानते थे कि हिंदुस्तान का आवाम जब तक संगठित नहीं होगा और पूरे देश की जनता जब तक खड़ी नहीं होगी, तब तक देश को आजाद नहीं करवाया जा सकता है। हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के बिखरने के बाद चंद्रशेखर आजाद और कुंदन गुप्त ये बच गए। इन्होंने फिर से क्रांतिकारी संगठन को खड़ा करने के लिए देश के विभिन्न राज्यों में बचे हुए क्रांतिकारियों से संपर्क करना शुरू किया और इसी क्रम में धीरे धीरे कारवां फिर से बढ़ता गया। जो लोग ये समझते हैं कि क्रांतिकारी सिर्फ बंदूक पिस्तौल के दम पे
अंग्रेजों को भगाने का ही सपना देखा करते थे, उन्हें यह भी समझ में आना चाहिए कि उनके पास एक वैकल्पिक समाज का विकल्प था, और ये विकल्प धीरे 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 कर करके बनता रहा। उनकी सोच इसके बारे में पुख्ता होती गई। जब हम इसके बारे में बात करते हैं तो उस समय में विश्व में क्या घटनाएं घट रही थी, जब तक हम इसके बारे में नहीं जानेंगे तब तक पूरा खाका हमारे सामने नहीं आएगा। खास करके 1917 में हुई बोल्शेविक क्रांति, समाजवादी क्रांति, जिसने पूरी दुनिया में जो ब्रिटिश उपनिवेशवाद के खिलाफ खासकर और अन्य देशों ने भी गुलाम बनाए थे, हम अपने संदर्भ में करें तो इसने मुक्ति संघर्षों को तेज किया, उसको अपनी तरफ से हर तरह की मदद मुहैया करवाई। इससे भी ज्यादा मदद ये थी कि उसने एक विचारधारा पूरी दुनिया में पहुंचाने का काम किया कि पूंजीवादी समाज को हटा करके समाजवादी समाज को स्थापित करने की विचारधारा। इसके लिए लेनिन के नेतृत्व में सोवियत रूस में एक सफल क्रांति हो चुकी थी और उसके विचार पूरी दुनिया में बहुत तेजी से फैल रहे थे। भारत के क्रांतिकारी भी इससे अनभिज्ञ नहीं थे। वे किताबें जुटा जुटा करके पढ़ रहे थे और अपना ज्ञान बढ़ा रहे थे। पंजाब के क्रांतिकारी इस मामले में आगे थे। काकोरी कांड के महज 7 महीने के बाद मार्च 1926 में पंजाब में नौजवान भारत सभा का जन्म हो चुका था। यह जिक्र इसलिए भी जरूरी है, बल्कि मेरा जोर ही इसी चीज पर है कि जो लोग ये बातें करते हैं कि वे सिर्फ गुप्त कार्रवाइयां करते थे और घात लगाकर अंग्रेजों को मारने और उन्हें देश से भगाने के लिए एक सैन्य कार्रवाई पे ही, सशस्त्र क्रांति पे ही भरोसा करते थे, उन्हें यह भी पता होना चाहिए कि वे जनता को गोलबंद करने के लिए कई तरह के जन संगठनों को खड़ा करने का प्रयास भी करने लगे थे। काकोरी कांड के महज 7 महीने बाद ही नौजवान भारत सभा पंजाब में अस्तित्व में आ चुकी थी और ये बहुत तेजी से पंजाब में अपनी पकड़ बना रही थी। ये दूसरे राज्यों के क्रांतिकारी भी इसके बारे में जानने लगे थे। इसके पहले अध्यक्ष रामकृष्ण बने और सचिव भगत सिंह बनाए गए। भगवती चरण बोहरा नौजवान भारत सभा के प्रचार सचिव थे। पूरा एक ढांचा था और ये जनता के बीच में खुले तौर पर लोगों को देश की आजादी के लिए आंदोलित करने और उनको अपने साथ जोड़ने का काम करता था। जैसे आप बाइस्कोप देखते होंगे, अब आजकल के बच्चों को तो नहीं पता होगा, उसमें तस्वीर जो है चलती रहती थी। उसी तरह से मैजिक लैंटर्न का एक प्रयोग नौजवान भारत सभा का था। मैजिक लैंटर्न में एक तस्वीर आती, जैसे मान लीजिए शहीद अशफाक उल्लाह की तस्वीर उसमें दिखाई गई, तो पीछे से एक साथी शहीद अशफाक उल्लाह के पूरे जीवन के बारे में, उनका लक्ष्य क्या था, किस लिए उन्होंने कुर्बानी दी, किस लिए वे शहीद हुए, इसके बारे में बताया जाता था। और ये इतनी तेजी से ये फैला कि जालंधर, लाहौर, तमाम इलाकों में जब मैजिक लैंटर्न के माध्यम से प्रोग्राम होता था तो उसमें हजारों की भीड़ जुटा करती थी। खुले तौर पर यह होता था। इसी तरह से उन्होंने काकोरी दिवस और जो क्रांतिकारी जिस दिन शहीद हुआ उस दिन उसका शहीद दिवस मनाया करते
ऐसी दर्जनों सैकड़ों, दर्जनों ही नहीं सैकड़ों उन्होंने जनसभाएं की और इस तरह के आयोजन से पूरे पंजाब में अपना जनाधार विकसित करने का काम किया। जनता क्रांतिकारियों का ध्येय समझने लगी थी, धीरे धीरे ही समझ रही थी और इसे अभी आगे बहुत जाना था। आप ये विश्वास नहीं करेंगे कि उनका इतना ज्यादा असर था। जैसे अगर आज आप किसी किताब को देखें तो पता चलता है कि 10 साल में एक ही संस्करण जो है चलता रहता है। भगत सिंह की जो नौजवान भारत सभा थी उसने एक पुस्तिका निकाली थी और भी बहुत सारी पुस्तिकाएं निकाली उन्होंने। लोगों को जागरूक करने के लिए वे पर्चे निकालते थे, पुस्तिकाएं निकालते थे, पोस्टर लगाते थे। एक दीवार पत्रिका होती है, अब आजकल तो पता नहीं, लेकिन पहले, आज से 10 साल 15 साल पहले तक जो सामाजिक संगठन होते थे और क्रांतिकारी संगठन, वे दीवारों पर नियमित तौर पे पत्रिकाएं लगाया करते थे। 15 दिन में, एक महीने में, हफ्ते में वो एक एक मोहल्ले में एक जगह पर वो दीवार पत्रिका पोस्टर के रूप में चिपका दी जाती थी और उस पर तमाम समसामयिक विषयों पर लेख लिखे जाते थे। इसी तरह का प्रयोग जो है नौजवान भारत सभा जो है कर चुकी थी। तो मैं बात कर रहा था कि जो भगत सिंह की तरफ से नौजवान भारत सभा ने एक किताब निकाली, हम स्वराज क्यों चाहते हैं। पूरा उन्होंने उसमें ढांचा रखा हुआ था, खाका एक खींच रखा था कि अगर अंग्रेज यहां से चले गए तो हम कौन सा समाज बनाना चाहते हैं। इस किताब के कुछ ही वर्षों में 40 संस्करण निकालने पड़ गए, इतनी डिमांड थी इस किताब की। तो ये कैसे हो गई? गुप्त कार्रवाइयों की मदद से, जहां के क्रांतिकारी छुप छुप करके काम किया करते थे? जी नहीं, ये नौजवान भारत सभा उसी तरह से काम कर रही थी जैसे कांग्रेस पार्टी खुले तौर पे काम कर रही थी। वो लोगों के बीच में जाती थी, उसके तमाम तरह के कार्यकर्ता थे। जालंधर में तो इतनी तगड़ी यूनिट थी कि 40-50 तो उसमें होल टाइमर हुआ करते थे उस जमाने में, जो पूरा वक्त उसमें जो है अपना समय देते थे। तमाम मोहल्लों में जा करके वो छोटे छोटे ऐसे भाषण, लोगों को इकट्ठा करके वहां पर भाषण देना, उनके बीच में पर्चे बांटना, उनको अपने संगठन में शामिल करना, इस तरह की कार्रवाइयां वो लगातार जो है कर रहे थे। इसी वजह से कुछ ही वर्षों में हम स्वराज क्यों चाहते हैं ये पुस्तिका के 40 संस्करण निकालने पड़ गए। आप सुभाष चंद्र बोस के बारे में तो जानते ही होंगे, लेकिन आजकल तो एक ऐसा वो चल गया है कि ये दिखाया जाता है कि जैसे कांग्रेस अलग थी, सुभाष चंद्र बोस अलग थे, भगत सिंह अलग थे, कम्युनिस्ट अलग थे। इतना बड़ा झूठ जो लोग बोल रहे हैं, उनको क्या कहा जाए। ये बात है लाहौर स्टूडेंट यूनियन ने 19 अक्टूबर 1929 को एक कार्यक्रम किया। लाहौर छात्र संघ का ये दूसरा अधिवेशन था। इसकी अध्यक्षता सुभाष चंद्र बोस ने की थी। इससे पहले ही भगत सिंह गिरफ्तार कर लिए गए थे। असेंबली बम कांड जब हुआ तो गिरफ्तार कर लिए गए थे। इसकी तो ये जो लाहौर स्टूडेंट्स यूनियन का अधिवेशन हुआ, इसमें जेल से भगत सिंह ने विद्यार्थियों के नाम पत्र लिख करके भेजा हुआ था और इसे पढ़ा गया। अध्यक्षता कौन कर रहे थे? सुभाष चंद्र बोस। लाहौर स्टूडेंट यूनियन, जाहिर सी बात है, हर कॉलेजों में जैसे स्टूडेंट यूनियन होती है उसी तरह की थी, लेकिन नौजवान भारत सभा को पूरी तरह से सपोर्ट किया करती थी। इसमें बहुत सारे ऐसे लोग थे जो नौजवान भारत सभा के कार्यों को सपोर्ट किया करते थे। तो इसमें भगत सिंह के उस लेख को पढ़ा गया जिसे लोगों ने खूब पसंद किया। सभा की तरफ से जनसभाएं भी की जाती थी जिसमें हजारों की भीड़ उमड़ती थी।
इसी तरह की एक जनसभा 18 अगस्त 1928 को जलियांवाला बाग में हुई थी। जलियांवाला बाग आपको पता ही होगा किस तरह से वहां पर हजारों लोगों को अंग्रेजों ने गोलियों से भून दिया था। जलियांवाला बाग में नौजवान भारत सभा की तरफ से जनसभा का आयोजन करने का एक अलग ही मायने था। और यहां पर भाषण दिया था सोहन सिंह जोश ने। ये एक कम्युनिस्ट नेता थे उस जमाने के, और ये भी भगत सिंह की तरह ही कम्युनिस्ट पार्टी भी लोगों को अंग्रेजों के खिलाफ गोलबंद करने का प्रयास कर रही थी। मैंने आपको पहले ही बताया था कि 1917 की जो बोल्शेविक क्रांति, समाजवादी क्रांति, उसने कितना बड़ा असर डाला हुआ था। इसलिए आप ये ध्यान रखिए कि ये सारे लोग मिल करके काम करते थे। जनसभा नौजवान भारत सभा कर रही है, ये भी समाजवादी विचार को मानते हैं, कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी को मानते हैं, और इनकी तरफ से जो कार्यक्रम किया जा रहा है जनसभा का, उसमें भाषण देने का काम प्रसिद्ध कम्युनिस्ट नेता सोहन सिंह जोश करते हैं। इससे साफ है कि क्रांतिकारी सिर्फ बंदूक पिस्तौल के दम पर देश को आजाद करने का प्रयास नहीं कर रहे थे, बल्कि वे पूरे समाज को गोलबंद करने का काम कर रहे थे। सितंबर 1928 में इसी तरह के क्रांतिकारियों ने मिल करके एक नया संगठन बनाया, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन, जो चंद्रशेखर आजाद पूरे देश में बंगाल, बिहार, अलग अलग राज्यों में जाकर बचे हुए क्रांतिकारियों को एकजुट कर रहे थे, वे उन सभी लोगों को फिरोज शाह कोटला मैदान नई दिल्ली में बुलाया गया, जहां इसकी बैठक हुई थी, और हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन का नाम फाइनल किया गया। इसके पहले संगठन था हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन। इसमें सोशलिस्ट यानी समाजवाद शब्द को जोड़ा गया। ये एक जबरदस्त बदलाव था, एक वैचारिक बदलाव था। इस संगठन ने अपनी विचारधारा को कम्युनिस्ट विचारधारा के रूप में मान्यता दी और समाजवाद को अपना अंतिम लक्ष्य घोषित किया। अब आप सोच सकते हैं कि ये कितना बड़ा बदलाव था, और समाजवादी जो क्रांति रूस में हुई थी, उसने कितना बड़ा असर डाला था। इसके बाद जो क्रांतिकारी पहले पूरे तौर पर गुप्त होकर के काम करते थे, अब भी उन्होंने उसको नहीं छोड़ा, क्योंकि एक ऐसी सत्ता से लड़ने के लिए जो सिर्फ दबाने का काम करती थी, जो सिर्फ किसी भी कीमत पर हिंदुस्तान में अपनी हुकूमत कायम करने का काम करती थी, उससे तो चूहा बिल्ली की तरह ही लड़ाई लड़ी जा सकती थी। लेकिन हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के गठन के साथ ही नौजवान भारत सभा भी इसके साथ जुड़ गई। एक तरफ गुप्त कार्रवाइयां हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन किया करती थी, और दूसरी तरफ खुले तौर पे एक जन संगठन के रूप में नौजवान भारत सभा काम करने लगी थी। नौजवान भारत सभा के लोग किसानों और मजदूरों के बीच में भी जा रहे थे, और उनके संगठन भी बनाने की दिशा में प्रयास शुरू हो गए थे। ये अलग बात है, उन्हें ज्यादा वक्त नहीं मिल पाया, जिनके बारे में हम अगले वीडियो में और ज्यादा चर्चा करेंगे। दूसरी बात, जो लोग ये बात करते हैं, खास करके जो दक्षिण पंथी लोग हैं, कि कांग्रेस और भगत सिंह और कम्युनिस्ट ये सारे जो है अलग अलग थे, वो उन्हें पता होना चाहिए कि कांग्रेस जितनी भी रैलियां और धरना प्रदर्शन किया करती थी, खासकर अगर पंजाब के संदर्भ में कहें, तो वहां पर नौजवान भारत सभा उसमें भी शामिल होती थी। याद करिए 18 अगस्त 1928 जब साइमन कमीशन आया और कांग्रेस ने पूरे देश में इसके बाइकाट का नारा दिया हुआ था। पूरे देश में धरना प्रदर्शन हो रहे थे। इसी कड़ी में
पंजाब में भी, पूरे पंजाब में जगह जगह धरना प्रदर्शन हो रहे थे। इसी तरह के एक धरना प्रदर्शन में जब अंग्रेजों के लाठीचार्ज में लाला लाजपत राय की मौत हो गई, तो क्रांतिकारियों ने इसका बदला लेने का मन बनाया। लाला लाजपत राय 17 नवंबर को शहीद हुए। 1928, 17 नवंबर 1928 को शहीद हुए और इसके ठीक एक माह बाद 17 दिसंबर को क्रांतिकारियों ने सैंडर्स को मौत की नींद सुला दिया। और इस तरह उन्होंने अंग्रेजों को यह बताने का प्रयास किया कि अगर आप इसी में भरोसा करते हैं, गोली और बम में ही भरोसा करते हैं, तो हिंदुस्तानियों को कमजोर मत समझिए, क्रांतिकारियों को कमजोर मत समझिए। इसके पीछे उनकी ताकत थी जनता। कुछ एक क्रांतिकारी ये हिम्मत जुटा तो सकते थे, लेकिन हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन के मामले में अलग था। वो नौजवान भारत सभा का गठन करने के बाद मजदूरों किसानों को गोलबंद करने की अहमियत को समझने लगे थे। जो लोग भगत सिंह को सिर्फ एक बहादुर के रूप में जानते हैं और यहां तक कि उनसे भी ज्यादा बहादुर चंद्रशेखर आजाद को बताते हैं, उनको सैंडर्स की हत्या के बाद जो एक पत्र जारी किया गया था, वो एक पर्चा पूरे जो है शहर में लगाया गया। उस पर्चे पर बलराज नाम से हस्ताक्षर था। ये बलराज और कोई नहीं, चंद्रशेखर आजाद थे। ये उनका गुप्त नाम हुआ करता था। इस पर्चे को जब पढ़ते हैं तब समझ में आता है कि एक क्रांतिकारी होता क्या है। उसे किसी की हत्या करने का शौक नहीं होता, वो इसके लिए मजबूर थे। सैंडर्स की भी हत्या करने के लिए वे मजबूर थे। उसने जो काम किया था उसके लिए उन्होंने, जो ब्रिटिश सत्ता थी उसको एक चेतावनी देने के लिए, उसको एक सबक सिखाने के लिए उन्होंने काम किया था। चंद्रशेखर आजाद के बारे में भी अब जान लीजिए। उनके पत्र को पढ़ करके आप समझ जाएंगे